नमस्कार दोस्तों। आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नेशन ऑफ इडियट्स। इस बुक को लिखा है दक्ष त्यागी जी ने। और ये बुक जो है आज के टाइम में जो हमारे कंट्री की जो कंडीशन है उसके बारे में है। और ऑथर को मानना है कि हम शायद नेशन ऑफ इडियट्स में तब्दील होते जा रहे हैं, तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो ये बुक इस पे बात करती है। तो आइए इस बुक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये नेशन ऑफ इडियट्स का मतलब क्या है। तो ऑथर इसमें कहते हैं कि एक कुछ लोगों का ग्रुप है जो हमारी लाइव्स को नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, वो हमारे आसपास हो, हमारे रिलेटिव्स हो। तो ये लोग एक इस तरह का फोर्स क्रिएट करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उनके लॉजिक को, उनके रीज़न को माने और उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएं। और इस तरह से वो हमारे को कंफ्यूज करते हैं, जिससे हम उनके ब्लाइंडली या तो फॉलोअर बन जाते हैं या हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम क्या करें। तो ये बुक जो है मेनली इन्हीं सब चीज़ों पे बात करती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, बहुत सारी चीज़ें, आयाम हैं इसमें। उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं, जो ये बुक में भी जो बात की गई है। तो सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है नोटबंदी का। तो नोटबंदी में नवंबर 8 2016 को पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया। तो पुराने कुछ नोट जो हैं उनको इलीगल करार दे दिया, उनको आप रिप्लेस कर सकते थे कुछ मात्रा में, और आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता था। तो लोगों ने क्या किया, जिनके पास पैसे थे उन्होंने इसका तोड़ निकाला। कुछ लोगों ने तो जिनके पास जितना जो कर सके उन्होंने किया, रेलवे के टिकट्स खरीदे। कंपनीज जो थी उन्होंने अपनी सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ की थी फोर्ज किया, पुरानी सैलरीज में उनको के फॉर्म में उनको पैसा दिया, एम्प्लॉयज़ को नए कार्ड दिए, लेकिन नए अकाउंट खुलवाए, लेकिन कार्ड उनके अपने पास रख लिए। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को यूज़ किया, उनको कैश दे के उनसे नए नोट लिए गए। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए गए और पूरे देश को लाइन में लगना पड़ा उस समय। और उससे बहुत सारी दिक्कतें आई लोगों को। गवर्नमेंट ने हर 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 एक दो दिन में अपने रूल चेंज करते गए। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्यों किया। और इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग मारे भी गए और कुछ ड्रामे भी किए गए, जिसमें पैसा जलाया गया, पैसे को गंगा में कुछ लोगों ने फेंका। और इम्प्रेशन ये क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जिनके पास पैसा है वो लोग इसको अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हकीकत थी उसमें तो ये हुआ कि सब जितने भी अमीर थे सब ने अपने पैसे कन्वर्ट करवा लिए। बहुत ही कम होंगे जो कन्वर्ट नहीं कर पाए। आम आदमी इसमें ज़्यादा परेशान हुआ। अमीर आदमी तो इसमें ह्यूमन जो लंबी लंबी लाइनें लगी थी उसमें आम आदमी लगा, अमीर आदमी तो कोई नहीं दिखा उसमें। या एक दो नेता गए थे अपनी नेतागिरी चमकाने, लेकिन आम जनता को उससे कोई फ़ायदा मिला नहीं। तो इससे जो जो जिस आदमी को ज़रूरत थी सबसे, उसको तो वो और दुखी हो गया। उसके जो गरीब आदमी था, जिसको थोड़ा बहुत पैसा था, उसको लाइनों में लगना पड़ा। और जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि जो जो रियल प्रॉब्लम ये इडियट्स की है, जिनकी वो बात करते हैं, कि इनके नंबर जो है अचानक से तेज़ी से बढ़ते हैं। और जब तक ये एग्जिस्ट नहीं करते तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये स्टार्ट होता है इनका नंबर इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और बहुत तेज़ी से इनका नंबर बढ़ जाता है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है जो जो जल्दी से उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ऑथर बात करते हैं कि ये हमारी लाइफ में जगह जगह कैसे इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब सोसाइटी में अलग अलग तरह से इस तरह की जो इडियट्स हैं, हमको ग्रुप ऑफ इडियट्स जो हैं ये मिलते हैं।
जैसे अब भारतीय आदमी की बात करें तो हमारे जो डेफिनेशन एक तरह की हो गई है कि भारतीय आदमी कैसा होना चाहिए। तो एक ये थोड़ा सा लाइट हार्टेड है कि इसमें ऑथर ने कहा है कि एक उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो जो है उसके लिए पाकिस्तानियों के लिए हेट्रेड हो, और उसकी एक डिज़ायर होती है कि वो हमेशा फर्स्ट आए जहाँ भी जाए, क्यू में हो, रोड में हो, इवन और अपनी पत्नी के लिए भी वो पहला ही होना चाहिए। तो ये जो है हमारे इंडियन आदमी की एक एक तरह से मेंटलिटी है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी ऑथर फिर बाद में और भी चीज़ें बताते हैं कि इंडियन जो पुरुष है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि हमारे जो भी रैशनल बिलीफ सिस्टम है उनको वो जैसे तैसे करके डिफेंड करे जहाँ भी उस पर अटैक हो। और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशन है वो कब हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं किसी हमारे एक एक सोसाइटी के एक हिस्से के लिए, वो उसको एनालाइज करना हम भूल जाते हैं। वो हमारे लिए एक तरह का नासूर बन जाता है, उसको हम हटा नहीं पाते हैं। चाहे वो आप दहेज को ले लें या कास्टिज्म को ले लें, ये एक तरह का नासूर है जो बन गया है, वो हमारी सोसाइटी में इतना अंदर तक है कि उसको निकालना मुश्किल हो गया है। ये गॉड मैन की बात करते हैं, हमारे धार्मिक लोग जो हैं, आपने देखा होगा कितने ही धार्मिक लोग हैं जो एक तरह का शोषण करते हैं हमारे लोगों का, जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या जिनके सोचने समझने की शक्ति को वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो गॉडमैन जो है वो जैसा कहेगा वैसा लोग बिहेव करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं, कई सारे गॉडमैन तो जेल भी गए। तो ये जो जो भारतीय आदमी है जो ये सब करता है, वो एक तरह से ये यही है, यही लोग हैं गॉडमैन, और ये सब मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं और वो इन लोगों से करवाते हैं। तो उसको करना क्या चाहिए कि हाँ आम आदमी क्या करे इसमें? तो उसको तो दो चार चीज़ें हैं, दो चार चीज़ें ऑथर बता रहे हैं कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है हमारे पास, लेकिन बोलने पे कोई ना कोई आ जाता है कि भैया क्यों बोल रहे हैं तू ये सब। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से फ्रीडम, हम अपने हिसाब से रिलीजन की को हम फॉलो नहीं कर सकते। ये सबके लिए ट्रू नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक होता है कोई ना कोई बताने लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। हम इक्वल बिफोर लॉ भी हैं, बट वो तभी तक है जब तक सामने वाला पावरफुल नहीं हो। उसकी अगर सिस्टम में जान पहचान है तो इक्वलिटी तो भाड़ में गई। वो सिस्टम को सॉल्व करके अपना मतलब निकाल लेगा, और आप हो सकता है आप पे आप ही खुद ही कल्प्रिट हो जाए। तो इस सिचुएशन में किया क्या जाए? तो ऑथर कहते हैं कि आप कम से कम क्वेश्चन पूछना शुरू करें सोसाइटी में, जहाँ भी आपको ये सब चीज़ें दिखे कम से कम क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछने से आपको कोई रोक नहीं सकता, उसमें एक उनको भी आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ और चीज़ों की कि जिनमें ये ईडीएसी हमको दिखती है। स्टेट ऑफ वुमन हो गया, जिसमें ऑथर कहते हैं कि इन औरतों की कंडीशन एक तो दुखी करने वाली भी है और एक गुस्सा करने वाली भी है। मतलब तो लोगों की मेंटलिटी जो है उसको देखते हैं सोसाइटी में तो बहुत दुख होता है। और जो खासकर जो पुरुषों का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है औरतों के लिए, उसको देख के तो गुस्सा भी आता है। तो ये सब इन्होंने कहा है कि ये जो बन गई हैं चीज़ें, इसको ये ठीक नहीं है। अब रेजिंग बच्चों को बड़ा करने की बात आती है तो बच्चों को भी पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हीं की कॉपी बन जाए। तो ये तो एक तरह से हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी चारों तरफ हो, डाइवर्सिटी अच्छी होती है। लेकिन ये किस तरह की डाइवर्सिटी है जिसमें हम अपने बच्चों की अपना कॉपी बनाना चाहते हैं हर चीज़ में। जो हमने किया है, जो हमसे कर पाए हैं, जो हमको लगा कि अच्छा है, वो सब हमको एक तरह का टेम्पलेट पकड़ा देते हैं कि भैया तुम भी यही करो। तो ये थोड़ा सा इसको सोचने की ज़रूरत है कि इस पे क्या किया जाए। फिर ये इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जो आइडियाज़, ट्रेडिशंस जो हमको हमारे बुज़ुर्गों से मिलते हैं, तो इनमें से कई ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जो उनकी आज ज़रूरत नहीं है, उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, उनको फॉलो करने से हमको उल्टे नुकसान ही हो रहा है। तो वो सब ट्रेडिशन हम बंद करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक सेक्शन फॉलो करता है तो दूसरे को भी फॉलो करना पड़ता है, और कभी आप फॉलो करते हैं, कभी सामने वाला फॉलो करता है। तो ये गिव एंड टेक वाला ट्रेडिशन होता है, तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे वो बेटियों की शादी हो, भ्रूण हत्याएँ हों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ट्रेडिशंस को इतने हावी हो जाते हैं हम पे
कि हम उल्टे पुल्टे काम करने लगते हैं। फिर सेक्सुअलिटी की बात आती है, इसमें ऑथर कहते हैं कि भाई हमारे देश में खजुराहो था, लगभग सन 1000 या 1100 के आसपास उसके मंदिर बने थे, और सन 300 के आसपास हमारे पास कामा सूत्रा की बुक आई थी। लेकिन और उसमें होमोसेक्सुअलिटी वगैरह सबको एक तरह से जगह दी गई है, लेकिन आज भी हम अगर होमोसेक्सुअलिटी वगैरह की बात करते हैं सोसाइटी में, तो उसको उसको बहुत ही हिकारत भरी नज़र से देखा जाता है। और मूवीज़ में अगर कुछ सीन हो जाए, सेंसुअस सीन, तो उस पर भी कोई ना कोई डंडा लेके खड़ा हो जाता है, पोस्टर फाड़ने लगता है और इस तरह काम करता है। तो ये जो मेंटेलिटी है, इस पे भी सोच विचार करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब कि हम आज से 1000 साल पहले तो इतने लिबरल थे उस समय, तो अभी अभी ऐसा क्या हो गया इतने 1000 साल में कि हम इतने अपने दिमाग के सारे चक्षु बंद करके बैठ गए हैं। इसके बाद ऑथर बात करते हैं पॉलिटिक्स एंड रिलीजन की। देखिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है एक बहुत ही खतरनाक रसायन बनता है जब आपस में मिल जाते हैं। तो दोनों अगर एक साथ हों तो जो पॉलिटिशियन है वो बहुत पावरफुल बन सकता है या बन जाता है। और ये लोग फिर कहीं भी नई जगह पे इनको अगर अपना पावर अगर बढ़ाना हो तो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दंगे भी करवाए जाते हैं, लोगों को भड़काया जाता है और अपनी पावर को एक तरह से बढ़ाई जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस मेंटेलिटी को भी ऑथर ने कहा है कि इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। लोग हम इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि हम इन सब बातों में आते हैं, रिलीजन के नाम पे अपना वोट करते हैं, लेकिन हमारे जो रियल इश्यूज़ हैं उनको हम ये पॉलिटिशियन लोग कभी सॉल्व ही नहीं करते। फिर ऑथर बात करते हैं न्यूज़ मशीन की। न्यूज़ मशीन मतलब आज के जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका उनमें से ज़्यादातर का एक तरीका वो फॉलो करते हैं कि उनकी हेडलाइंस आप पढ़िए, वो बिल्कुल प्रोवोकेटिव होंगी। जैसे मतलब अभी युद्ध हो जाएगा कहीं पे या दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो जाएगी, वो एक ऐसी टोन होती है उनकी कि वो सामने वाले को एक तरह से मुलजिम ही बना देते हैं वो लोग। फिर वो स्टूडियो में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई ड्रामा चल रहा है वहाँ पे, चीखने चिल्लाने की सारी आवाज़ें वहाँ पे क्रिएट करते हैं वो लोग। और ये सब बाय डिज़ाइन किया जाता है। इससे और अगर कुछ इंसिडेंट होते हैं तो उनमें से एक पर्टिकुलर फैक्ट को पकड़ के उसी पे पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, तो पूरे सच्चाई को वो फिर भी नहीं दिखाते। तो एक तरह से ये लोग स्टूडियो में बैठते हैं और एक तरह की नूरा कुश्ती करते हैं जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, और उनमें से एक पक्षकार बन जाएगा, एक विरोधी बन जाएगा, फिर एक इंटेलेक्चुअल बन जाएगा, और एक एंकर होगा जो आग लगाएगा तीनों चारों के बीच में। इस तरह से ये प्रोग्राम ये चलता है, और आम आदमी जो है उसको पहले व्यूअर बनाया जाता है, वो देखता है प्रोग्राम, फिर ये जैसे कोशिश करते हैं उसको इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेंट बनाया जाए, तो वो उसको हैशटैग देंगे कि अपने व्यूज़ दो, ये लिखो वो लिखो, अपने हमारे वीडियो बना के हमको भेजो। इस तरह से उसको पार्टिसिपेंट बनाया जाता है। एक तो ये जो पार्टिसिपेंट बनने तक की जो कहानी है, ये सब पैसा कमाने का तरीका है इनका। ये जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट उनको आएंगे, जितने ज़्यादा ट्विटर हैंडल पे मैसेज आएंगे, उतने ही ज़्यादा इनको ऐड मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा इनको पैसे कमाने का अवसर मिलेगा। तो जो रियल रिपोर्टिंग जो पत्रकारिता थी, जिसमें ये किसी इंसिडेंट को ऑब्जर्व करते थे फिर इसको रिप्लेस करते थे, अब उसकी जगह ये लोग न्यूज़ फैब्रिकेट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको अपने चैनल पे प्रोपागेट करते हैं। तो इस तरह की जर्नलिज्म आजकल की जा रही है। फिर ये बात करते हैं एमएनसीज़ की, जो एक तरह से भारत में अभी भी हम आती हैं, काम कर रही हैं बहुत सारी। इसमें उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि वो कंपनी कैसे इंडिया में आई, मसालों का व्यापार करते करते अफीम बेचने लगी, फिर अपनी आर्मी भी रख ली, और एक टाइम ऐसा है कि उन्होंने हमारे इंडिया पे कब्जा भी कर लिया। तो इस तरह की जो एमएनसी तो आज भी आ रही हैं, तो हम क्या डर जाएं उनसे? तो आज की सिचुएशन में भी ऑथर वार्न करते हैं कि आप थोड़ा सा इस पे सतर्क रहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी सारी चीज़ें जो है किसी एक कंपनी के कंट्रोल में ही हो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो
ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जो गवर्नमेंट है उसका काम आदमियों को प्रोटेक्ट करना है, या ये जो मनी हंग्री कॉरपोरेशंस हैं इनकी इनकी जो ग्रीडीनेस है, इनका लालच है, उसको इसको फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पे इनको गवर्नमेंट्स को हमेशा थोड़ी सी रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि आम जनता का शोषण ही हो जाए इसमें। अब मेरे को तो नहीं लगता है कि ब्रिटिश इंडिया की तरह कोई इन पे रूल कर पाएगा, लेकिन रूल करने का तरीका बदल जाएगा। अब कोई आर्मी लेकिन रूल नहीं करेगा, अब ये बिजनेस को यूज़ करके रूल करेंगे। और जितनी भी एमएनसीज जो होती हैं उनको अगर पपेट रूलर्स मिल जाएं देश में, तो चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, जिनसे ये अपना काम आसानी से करवा सकें, अपनी मन मर्जी के कानून बनवा सकें, तो उनके इनके लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। उसी से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं ये लोग। फिर फाइनली ये बात करते हैं कि ये जो इडियट्स हैं हर जगह, चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे कि सोसाइटी में हो, चाहे पॉलिटिक्स पे हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। तो उधर कहते हैं कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि जो इडियट्स हैं किस टाइप के इडियट्स हैं, रिलीजियस हैं, बेवकूफ़ हैं, मतलब सीधे साधे हैं, या एरोगेंट टाइप के हैं। आइडेंटिफाई करके आप इनसे क्वेश्चन पूछिए। आप थोड़ा सा सोचिए कि किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछा जाए, ताकि उनको पता तो चले कि वो आखिर क्या कह रहे हैं, वो किस तरह की चीज़ को प्रोपागेट कर रहे हैं। और इससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप जो हैं जो भी आपकी थिंकिंग है उसमें आप कहाँ पे खड़े हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करें ताकि आपको भी सोचने का अवसर मिले। तो ये बुक यहाँ पे ये ख़त्म होती है कि इनको कैसे इनको डिफ्यूज़ किया जाए, जिस तरह के इडियट्स हैं। तो ये बुक मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। इसमें कम से कम ये थोड़ी सी लाइट हार्टेड भी है, फ़नी भी है, एक तरह से बीच में विटी भी है। बहुत सारी चीज़ें मजाक मजाक में कह जाते हैं ऑथर, और बहुत ही मतलब शार्पली कह जाते हैं। आपको चुभे कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑथर। तो मेरे ख्याल से तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, और देखें कि आप इसको इसका रिव्यू वगैरह करें और आप भी बताएं कि ये बुक आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मैं अगली बार आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।